और मेरा दिमाग उस वक्त भी शैतानी वसवसों में गिरफ्तार था और इस इलाके में मेरा सायरा को लेकर आना सिर्फ और सिर्फ उसे तंग करना था ताकि वो मुझे उकता कर छोड़कर चली जाए और उसे परेशान करना, उसे अजियत देना था, जिसकी वजह से मुझे जहनी सुकून हासिल होता था। मैं एक पागल तरीके का इंसान हो चुका था जो अपनी ही बीवी को अजियत और तकलीफ देकर सुकून हासिल करता था और मैं यही सोचता था कि सायरा एक न एक दिन तंग आकर मुझसे खुद ही खुला मांग लेगी और मुझसे अलग होने का कह देगी और मुझसे जुदा हो जाएगी। मगर मेरी सारी सोच उल्टी निकली और मैंने अपनी पूरी जिंदगी में सायरा जैसी साबिर और शाकिर औरत नहीं देखी। इतना सब्र करने वाली, इतना शुक्र करने वाली औरत मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखी थी और मेरे हर एक जुल्म को, इतनी ज्यादती को भी वो मोहब्बत समझकर खामोश ही रही। शायद उसे एक अच्छी बीवी का फर्ज निभाना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था, इसी वजह से वो मुझ जैसे जालिम और मुझ जैसे बदकारी करने वाले इंसान पर भी, जुल्म करने वाले इंसान पर भी मेहरबान थी और हमेशा मुझसे खुशी रहती थी। जिस मकान में हम शिफ्ट हुए थे, इसके मालिक का नाम गोविंद राम था। ये मकान बिल्कुल वैसा ही था जैसे आम हिंदुओं के मकान हुआ करते थे और उस मकान में एक पुराना कुआं भी मौजूद था जिससे पानी निकालने का काम लिया जाता था और यही हमारा खर्चीला पानी होता था और यही वापरने का पानी हुआ करता था। और इस मकान में लाकर मैंने सायरा को पटक दिया था और खर्च करने के लिए मैंने सायरा को कुछ रकम भी दे दी थी ताकि उसे पैसों का कुछ मसला ना आओ। मेरे पास जब इतनी बड़ी रकम मौजूद थी जो मेरा मकान बेचकर मुझे हासिल हुई थी, तो अब मेरे दिल को मस्ती सूझने लगी थी। उसके बाद मैंने एक दिन सबा से मिलाव किया और उसके बाद उसका फ़ोन नंबर ले लिया और एक दिन मैंने सबा को फ़ोन लगाकर उसको शहर के सबसे महंगे रेस्टोरेंट में इनवाइट किया डिनर के लिए। जैसे ही मैंने उसे इनवाइट किया फ़ोन पर तो वो चौंक पड़ी और दूसरे ही लम्हे उसने मुझसे सवाल कर लिया, पैसे भी हैं कि नहीं तुम्हारे पास? इतने बड़े रेस्टोरेंट में क्यों ले जा रहे हो मुझे? मैंने कहा कि तुम आओ, तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है सबा, तुम पैसों वैसों की फिक्र मत करो। तभी सबा उधर से कहने लगी, तुम्हारी बीवी सायरा को पता है कि तुम मुझसे मिल रहे हो और मेरे पास आ रहे हो? ये तो उसका हक है ना। और मुझे अब सबा तंज करने लगी थी। उसके उस गहरे तंज पर मैं शदीद तिलमिला गया और मुझे बहुत बुरा लगा और मैंने बहुत ही गुस्से में आकर उस लहजे में उससे बात की और मैं उस पर ज़िद पर अड़ गया कि मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा सबा, अब तुम्हें आना ही होगा। मेरी बात सुनकर सबा पहले चंद लम्हे फ़ोन पर ही चुपचाप रही और उसके बाद वो अचानक से बोली, देखो मैं तुमको चाहती हूँ, ये बहुत बड़ा हकीकत है, लेकिन ये भी सच है कि मैं एक औरत हूँ और मैं एक औरत होकर दूसरी औरत की बर्बादी का सबब नहीं बनना चाहती हूँ। मैं तुम्हें साफ बता रही हूँ। मैंने उसके बाद गुस्से में आकर सबा को कह दिया, सबा मैं कुछ नहीं जानता, अगर तुम ना आई तो मेरा मरा हुआ मुँह देखोगी। मैंने चिल्लाते हुए कहा और फ़ोन काट दिया। आप जानते हैं कि शादीशुदा मर्दों के लिए सबसे आसान काम अपनी बीवी को धोखा देना ही है। मैं वैसे सारे शादीशुदा अफराद की बात नहीं कर रहा, लेकिन बहुत से ऐसे होते हैं जो कि अपनी बीवियों से बेहद मोहब्बत करते हैं, लेकिन अधिकतर लोग ऐसे होते हैं जो अपनी बीवियों को धोखा दे रहे होते हैं और उनकी मासूमियत और उनके भरोसे का गलत फ़ायदा उठाकर उनके पीठ पीछे बुरे कामों को अंजाम देते हैं। और मैं इन्हीं मर्दों में से था जिन्हें अपनी बीवी से नफरत होती है और जो अपनी बीवी को धोखा देते हैं, क्योंकि मुझे तो अपने बीवी के चेहरे से ही नफरत थी और उससे बहुत ज़्यादा नफरत थी। चुनांचे मेरा मकान बेचकर मुझे जो पैसे मिले थे और जो मुझे बहुत ज़्यादा मस्ती सूझने पर आमादा कर रहे थे, मेरा इरादा उससे अब यही बन चुका था कि मैं इन पैसों की मदद से सबा से शादी कर लूँगा और सायरा को छोड़ दूँगा। इसलिए मैंने सबा को आज डिनर की दावत दी थी। अब मैं रेस्टोरेंट पहुंच चुका था और मुझे सबा का इंतज़ार करते करते तकरीबन आधा घंटा गुजर चुका था, लेकिन सबा थी जो अभी तक आई नहीं थी और उसका कोई अता पता भी मौजूद नहीं था। पौन घंटा हो गया और 1 घंटे के तवील इंतज़ार के बाद बिलाखिर मुझे सबा सामने से आती हुई नजर आई और सबा को उस वक्त देखकर यूनिवर्सिटी की सारी यादें मेरे जहन में ताज़ा हो गई। मुझे मेरे कॉलेज के दिन, यूनिवर्सिटी के दिन याद आने लगे। गुलाबी रंग के सलवार सूट में वो इस दुनिया की मालूम ही नहीं हो रही थी। वो मानो ऐसी लग रही थी जैसे कोई परी हो या कोई माहवारी मखलूक। गुलाबी रंग के सूट में उसकी सादगी निहायत मुतासिर कुन थी। जो भी उसे देखे उसका दीवाना हो जाए, ऐसी सादगी में लिपट कर वो आ रही थी। उसके बाद वो कुर्सी खींचकर मेरे सामने बैठ गई। उसके चेहरे पर गहरी संजीदगी मौजूद थी। आते से ही सबा ने मुझे ताने कसना फिर से शुरू कर दिए और कहने लगी, देखो मैं एक औरत हूँ और मैं दूसरी औरत की बर्बादी का सबब नहीं बनना चाहती और मैं तुमसे साफ कह रही हूँ कि मैं उस औरत को तुम्हें धोखा देने हरगिज़ नहीं दूंगी। मैंने उससे समझाया, सबा मैं सायरा को अपनी बीवी समझता ही नहीं हूँ। उसके और मेरे दरमियान महज बिस्तर तक का ही ताल्लुकात है और अब तो तुमसे मिलने के बाद वो ताल्लुक भी ख़त्म हो चुका है और सायरा से मैं नफ़रत करता हूँ। मैंने उससे बहुत गुस्से में और तेज़ लहजे में कहा था कि मैं अपनी बीवी से नफरत करता हूँ। तभी सबा मुझसे कहने लगी, तो इसमें उस मासूम का क्या कसूर है? सारा कसूर तो मेरा है जो मैंने तुमसे मोहब्बत की। तभी मैंने उसे समझाते हुए कहा, सबा ऐसी बात नहीं है, मैं यहाँ तुमसे बहुत इंपॉर्टेंट बात करने आया हूँ। मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं और अब मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ
और हम शादी करके यहाँ से दूर चले जाएंगे सबा। तभी सबा मुझ पर चिड़चिड़ा कर बोली, तो फिर सायरा का क्या होगा? इतने खुदगर्ज तुम कब से हो गए यार? और सबा ने फिर वो बात कह दी जो मैं सुनना नहीं चाहता था। वो कहने लगी, अगर मुझसे शादी करना है तो तुम सायरा के मरने का इंतजार करो और तब तक उसके हुकूक पूरे करो। और ये कहकर सबा बिना डिनर किए ही उठकर वहाँ से चली गई। उसकी इस बात ने मुझे खुला कर रख दिया, मुझे बौखला कर रख दिया। और उस दिन पहली मर्तबा मैंने अपनी लाइफ में शराब को हाथ लगाया और शराब पी। और जब मुझे शराब का नशा बहुत ज़्यादा हो गया तो मैंने फिर अपने घर की राह ली, यानी कि सायरा के पास जाने की। वो गरीब औरत, वो समझदार औरत और इतनी मजलूम औरत मेरी दरवाजे के किनारे ही बैठकर राह देख रही थी। उसने जैसे ही मुझे लड़खड़ाता हुआ आता हुआ देखकर हैरानी का इजहार किया और वो मुझे इस तरह लड़खड़ाता देखकर चौंक गई और आकर मुझे सहारा दिया। और मुझे कपड़ों से जो बदबू आ रही थी उसे सूंघकर वो कहने लगी, ये क्या हाल बना रखा है आपने? आज शराब पीकर आप घर आए हैं? आप शराब कब से पीने लग गए? मैंने उस वक्त भी बेचारी औरत पर जुल्म ही करते हुए उसे तंज कसा। हाँ, पी के आया हूँ, तुमसे मतलब कुछ? हर वक्त तुम्हारी टेंटे बंद ही नहीं होती है, जब देखो जब मुझे टेंटे टेंटे सुनाया करती हो। मैंने उसे बड़ा ही चीखते हुए जवाब दिया था और उसके बाद उसे धक्का देकर लड़खड़ाते हुए अपने कमरे में आ गया। उस वक्त भी मेरे आंखों के सामने सबा की ही तस्वीर घूमे जा रही थी। मैं सबा को किसी भी सूरत में हासिल करना चाहता था और उसी हालत में मैं बेड पर बैठ गया। मुझे सिर्फ और सिर्फ सबा का ही ख्याल आ रहा था। इतने में ही कोई कमरे में दाखिल हुआ। नीम आंखों से मैंने जब गौर से देखा तो मैं अचानक हैरान हो गया और चौंक पड़ा, क्योंकि कमरे में दाखिल होने वाली कोई और नहीं बल्कि सबा ही थी। उसकी आंखें सूजी हुई थी, चेहरा पुरनम था। शायद ऐसा लग रहा था कि वो बहुत देर से रो रही है और अब मेरे सामने आई है। तभी मैंने नशे में झूमते हुए कहा, तुम आ गई मेरी जान। मेरी बात सुनकर, मेरे मुंह से ये बात सुनकर उसकी मुरझाई हुई आंखें, उसकी सूजी हुई आंखें जैसे खुश होने लगी। उसके उदास चेहरे पर खुशी की लहर आने लगी। वो बोलने लगी कि मैं अगर मर भी गई तो आप ही को चाहती रहूंगी और मेरी मरने के बाद मेरी रूह भी आपको ही चाहेगी, आपसे ही मोहब्बत करेगी। मरे तुम्हारे दुश्मन सबा। मैंने देखा कि मेरे मुंह से सबा लफ्ज सुनकर वो अचानक से चौंक पड़ी और उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था। उसके बाद अचानक से कमरे में घुप अंधेरा छा गया, शायद लाइट जा चुकी थी। अगली सुबह जब मेरी आंख खुली तो मेरा सर शिद्दत दर्द से भारी हो रहा था और मेरे सर में बहुत ज्यादा दर्द भी हो रहा था। कुछ ही लम्हे गुजरे थे कि मैंने देखा कि सायरा यानी कि मेरी बीवी कमरे में दाखिल हो रही है। उसके हाथ में चाय का कप था। चाय का कप लेते हुए मैंने देखा कि सायरा के चेहरे पर खफगी के आसार थे। वो मुझसे खफा खफा सी लग रही थी। वो औरत जो मेरे जुल्म सितम के बाद मुझसे खफा नहीं होती थी, आज मुझसे खफगी के अंदाज में मिल रही थी और कप मुझे चाय का थमाकर वो मेरे बराबर में बैठ गई। उसके बाद मैं क्या था, मैं तो हैरान था और मैं चुपचाप अपनी चाय पीता रहा और गुज़िश्ता रात के वाक़ियात के धुंधले नक्श मेरे जहन में फिर रहे थे, मेरे जहन में घूम रहे थे। मैं समझ चुका था कि अब सायरा मेरे पास बैठी है तो कुछ ना कुछ तो कहेगी और गुज़िश्ता रात के वाक़ियात के बारे में वो मुझसे कुछ ना कुछ गुफ्तगू तो ज़रूर करेगी और मुझसे पूछेगी भी। मैं उसका बोलने का ही मुंतज़िर था कि ये कुछ ना कुछ बोले मुझसे। उसके बाद अचानक सायरा बोली, ये सबा कौन है? इतना सुनना था कि मेरे हाथ अपने आप कांपने लगे और मैं खौफ से धूझने लगा। मैं यही सोचने लगा कि इसको कैसे मालूम पड़ गया सबा के बारे में और ये कैसे जानती है सबा का नाम। गालिबन वो मेरे चेहरे को देखकर समझ गई कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। तभी उसने फिर कहा, ये सबा कौन है? क्योंकि रात को आप मेरी आगोश में थे लेकिन आपके मुंह पर सिर्फ सबा का ही नाम था। आखिर कौन है ये सबा? आप मुझे बताइए। इसकी आगे की स्टोरी हम देखेंगे इसके अगले पार्ट में।